एक के बाद एक सहयोगियों को खोने के बाद, अपनों के बीच घिरने के बाद अखिलेश यादव आखिरकार समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। हालांकि देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत कही जाती है, फिर भी राजनीति में जो फौरन कदम उठाता है उसके हाथ में जीत लगती है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 पुरजोर तरीके से लड़ा। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी और ऐसा नहीं है कि उनको समर्थन नहीं मिला। उनके साथ में युवाओं का समर्थन था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया और उनके चेहरे पर सभी ने भरोसा जताया। यहां तक कि उनके अपने चाचा शिवपाल यादव, जो कि हमेशा उनसे नाराज बैठे रहते हैं, चुनाव के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि इस बार पैंतरा समाजवादी पार्टी के लिए ठीक बैठ सकता है। और यही वजह है कि शिवपाल यादव ने भी जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा। उन्होंने भतीजे की बात मान ली। कुर्बानी इतनी बड़ी की कि उन्होंने एक भी प्रसपा का उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के बावजूद अखिलेश यादव का विरोध नहीं किया। अखिलेश यादव के लिए सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा था जब तक विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आ गए। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही एक के बाद एक नाराजगियों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले शिवपाल यादव मुखर हो गए। इसकी वजह खुद अखिलेश यादव ने दी। उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। इस तरह के आरोप लगातार शिवपाल यादव लगाते रहे। दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी आजम खान ने। आजम खान ने मुसीबत ऐसे खड़ी की कि वो जेल में बैठे हुए थे। उनके जेल में रहते हुए अखिलेश यादव उनके पक्ष में कुछ भी नहीं कह रहे थे। एक के बाद एक आजम खान के समर्थकों ने बड़े तीखे हमले अखिलेश यादव पर करने शुरू कर दिए। लेकिन अखिलेश की परेशानी तब और बढ़ गई जब लोकसभा उपचुनाव हुए। लोकसभा उपचुनाव के ठीक पहले आजम खान से जो एकमात्र मुलाकात हुई है इस सारी उठापटक के बीच में, वो दिल्ली के एक अस्पताल में अखिलेश यादव की हुई। इस मुलाकात के बाद में यह तय हो गया कि उपचुनाव की कमान आजम खान संभालने जा रहे हैं। संभाले भी क्यों ना, एक तो उनका अपना गढ़ है रामपुर और दूसरा है आजमगढ़। है तो अखिलेश यादव का गढ़, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का खासा जोर चलता है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के बीच में आजम खान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, वो भी तब जबकि जेल में लंबा समय बिताने के बाद वो वापस आए हैं। ये सारी एनालिसिस हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उपचुनाव हारने के एक महीने बाद अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो उपचुनाव क्यों हारे। हालांकि सवाल उन पर बड़ा है कि किसी भी उपचुनाव में वो प्रचार करने के लिए नहीं गए। दोनों ही उपचुनाव में, चाहे रामपुर का हो आजमगढ़ का हो, अखिलेश यादव कहीं देखने को नहीं मिले। एक समीक्षा वो कर रहे हैं, एक समीक्षा इस रिपोर्ट में हम आपके सामने रख रहे हैं। आखिर वजह क्या रही हैं, क्या सीख अखिलेश यादव ने ली है और अखिलेश यादव क्या तैयारियां आने वाले दिनों के लिए कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव को कुछ अंदाजा हो गया था कि ये चुनाव इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी बुरी हार दोनों ही सीटों पर हो जाएगी। एक तरफ घनश्याम लोधी जीत जाएंगे, एक तरफ दिनेश यादव निरहुआ जीत जाएंगे, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। अच्छे समीक्षकों को ये लगता था कि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देने वाली है। आजमगढ़ में खेल बिगाड़ दिया मायावती ने, गुड्डू जमाली ने इतने वोट खींच लिए कि जिसके बाद में निरहुआ का जीतना तय हो गया। पिछले चुनाव के मुकाबले जब निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हुए थे, निरहुआ को ज्यादा वोट मिले थे, यानी इस बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके बावजूद निरहुआ ने इस बार जीत हासिल कर ली और यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि अब आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव ही हैं और उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में ही अपनी सीट नहीं बचा पा रही है तो बाकी जगहों का क्या होगा। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी हमेशा से बहुत मजबूत रही है। इसके बावजूद अखिलेश यादव को यहां पर कड़ी हार का सामना करना पड़ा और अब उपचुनाव हारने के एक महीने बाद वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये कहावत शायद राजनीति में उतनी सटीक नहीं बैठती है। अगर कुछ काम चुनाव से पहले किया होता या तैयारियां चुनाव से पहले की होती तो शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। बहरहाल परेशानी और बढ़ गई जब ओपी राजभर ने भी किनारा कर लिया अखिलेश यादव से। फाइनली ऐसा लग रहा है कि ओपी राजभर के जाने के बाद उनकी सलाह को मान रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ओपी राजभर की सलाह क्या थी? जब आप एसी कमरों से बाहर निकलोगे तभी आप देश को बचा पाओगे, देश को बना पाओगे।
आप सपा को अगर बाहर निकालना चाहते हैं, सपा को मजबूत करना चाहते हैं, देश बचाओ देश बनाओ की बात कहना चाहते हैं, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये देश बचाओ देश बनाओ की बात कौन कह रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पदयात्रा की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है देश बचाओ देश बनाओ। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होनी है। अखिलेश यादव ने इस पूरी पदयात्रा की तैयारियां कर ली हैं। ये वही काम है जो महाराष्ट्र में इस वक्त आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कार्यकर्ताओं से दूरी बहुत भारी पड़ गई। अखिलेश यादव इस बात को मान रहे हैं कि यदि उन्हें कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखना है, 2022 के विधानसभा चुनाव में जो समर्थन मिला है उसे बरकरार रखना है और 2024 के चुनाव से पहले बेहतर करना है, तो बहुत ज़रूरी है आपको कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे मुलाकात करनी होगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अगली पदयात्रा की शुरुआत 9 अगस्त से शुरू करने का फैसला कर लिया है। देश बचाओ देश बनाओ इस पदयात्रा का नाम रखा गया है। मकसद क्या है? लोगों तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करना है। दोनों चीजें बताना है। एक तो बीजेपी के कार्यकाल में क्या क्या कमियां हैं, लगातार ट्विटर के जरिए आप देख रहे हैं एक के बाद एक अखिलेश यादव कई ऐसी तस्वीरें शेयर करते दिखाई देते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हों, स्कूलों की स्थिति हो, या ऐसी कई चीज़ों को वो पेश करते हैं जहां वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं हो रहा है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी नीतियाँ क्या क्या हैं। जनता के बीच में पहुंचकर जाति समीकरण को भी मजबूत करने की कोशिश अखिलेश यादव की रहने वाली है। ये स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं। ये वही बात है जो ओपी राजभर ने उनके बारे में कही थी। ओपी राजभर अब दूर हो चुके हैं, वो मायावती के साथ जा सकते हैं और खुद अखिलेश यादव ने दूर जाने का एक पत्र भी उनको भेज दिया कि आपको जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाएं, आपको रोका नहीं है, जबरदस्ती नहीं रोका है। राजभर को भी कह दिया, शिवपाल यादव को भी कह दिया, लेकिन इसके बाद कर वही रहे हैं जो सलाह उनको दी गई है। सलाह मानने में बहुत देर तो नहीं कर दी अखिलेश यादव ने, ये सवाल बहुत गहरा रहा है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव से ये उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के नतीजे अपेक्षित नहीं आने के बाद से ही वो आगामी तैयारियों में जुट जाएंगे और जो ट्रैक्शन वो वोटर्स का बनाने में कामयाब हुए विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको बरकरार रखने के लिए और कोशिशें करेंगे। फाइनली अब वो जनता के बीच में जाकर पदयात्रा के जरिए लोगों से मिलकर, कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। हमने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली उसकी बहुत बड़ी वजह थी मुस्लिम मतदाताओं का एक साथ समाजवादी पार्टी पर विश्वास करना। लेकिन अखिलेश यादव को ये बहुत ज़्यादा रास नहीं आया। आजम खान के मसले में भी उन्होंने मुखर तौर पर कोई बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो मुस्लिम चेहरा या मुस्लिमों के नेता या मुस्लिमों के पैरोकार ही नहीं बनना चाहते हैं। वो जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज को जब तक खुश नहीं रखेंगे, उनको साथ में नहीं लाएंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। ऐसे में पत्नी डिंपल यादव के साथ पूजा पाठ करती उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो ये बताती हैं या ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या धर्म के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भगवामय हो रहे हैं अखिलेश यादव भी? क्या अखिलेश यादव हिंदू धर्म, हिंदुत्व के मुद्दे को भी अपने पास में रखने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि इस कोशिश में बहुत पीछे दिखाई देते हैं वो, लेकिन फिर भी पूजा पाठ के ज़रिए या फिर वो पूजा पाठ करती हुई तस्वीरों के वायरल होने के ज़रिए वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बहुसंख्यक समाज को। उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने जैसी राजनीति है। यहाँ पर जहां जातिगत वोट पड़ते हैं, यानी कि जाति के आधार पर मतदान होता है, उसके साथ साथ में ही धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे वोटों का पोलराइजेशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ था। और अगर बहुसंख्यक समाज को देखा जाए तो उसका समर्थन बीजेपी को मिला है। भगवा चेहरा था सामने, साथ ही साथ में ईद पर बिजली आती थी, दिवाली पर नहीं आती थी जैसी बातें तो योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में सार्वजनिक तौर पर कह रहे थे। वो भी बहुसंख्यक समाज को ही टारगेट कर रहे थे और उनको पता था कि बहुसंख्यक समाज ही उनको जिताने में मददगार साबित होगा। हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी की अपनी समीक्षा बैठक तो फौरन हो गई थी, जैसे ही नतीजे आए थे उसके बाद ही बीजेपी ने समीक्षा करनी शुरू कर दी थी। उपचुनाव के बाद में भी बीजेपी ने इस जीत की पूरी एनालिसिस की, लेकिन एक महीने बाद अब अखिलेश यादव इसकी एनालिसिस कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन मुद्दों के जरिए वो दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत कर सकते हैं। एक और बड़ा पॉइंट है, विपक्ष को बांटने का आरोप
बीजेपी पर वो लगातार लगाते रहे हैं और क्या कांग्रेस के साथ जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया है कि समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को उत्तर प्रदेश में मजबूत होना है तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई युति उत्तर प्रदेश में बनती दिखाई दे। विपक्ष में ज़बरदस्त बिखराव इस वक्त देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस भी किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी या फिर विपक्ष का कोई भी समीकरण बनता दिखाई देता है तो आने वाले दिनों में ये बीजेपी के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। अखिलेश यादव इस बात की पूरी तैयारी करेंगे कि जनता के बीच में संवाद करते हुए, यात्राओं को, पदयात्राओं को निकालते हुए वो साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करें कि किस पार्टी के साथ वो जा सकते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे सही पार्टी दिखाई पड़ती है। विपक्ष को बांटने का आरोप लगातार वो बीजेपी पर लगाते रहे हैं, ऐसे में क्या विपक्ष को साथ लाने की वो कोशिश करेंगे? एक कोशिश अगर केंद्रीय स्तर पर देखी जाए लोकसभा चुनाव के लिहाज से, ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ आकर की। ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की एक फेस वैल्यू है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जो चुनाव जीता वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही थी और एक तरीके से ममता की जीत को बड़ी जीत माना गया। विपक्ष के लिए ये सचमुच में एक मरहम की तरह थी, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी को कई जगहों पर जीत मिली है। बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बीच में पश्चिम बंगाल में अपने जनाधार को बरकरार रखना ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत मानी गई। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों बहुत ही साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी ये स्पष्ट हो गया कि भले ही कोई साथ आए ना आए, खुलकर अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा के साथ खड़े रहे और उनके साथ खुलकर जयंत चौधरी खड़े रहे। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का एक समीकरण अब भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में क्या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये सब साथ में मिलकर एक युति बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे? ये भी बड़ी बात है। अगर इस पूरी रिपोर्ट की एनालिसिस को सम अप किया जाए, इसकी एक समरी को रखा जाए, तो एक बात समझने जैसी है, अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव को अपने परिवार की चुनौतियों से लड़ना है। उन्हें यह भी देखना है कि पार्टी में उनका जनाधार बरकरार रहे, खास तौर पर तब जब आजम खान उनसे खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, खास तौर पर तब जबकि शिवपाल यादव की नाराजगी बहुत स्पष्ट है, खास तौर पर तब जब उनके सहयोगी ओपी राजभर उनसे दूर जा चुके हैं, खास तौर पर तब जबकि उनके पास कोई नया समीकरण नहीं दिखाई पड़ता है, खास तौर पर तब जबकि हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में दिखाई पड़ता है, खास तौर पर तब भी जबकि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी पहला टारगेट समाजवादी पार्टी है, न कि बीजेपी। इसकी वजह यह है कि मायावती ये जानती हैं कि उनके वोटर्स इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं और वो चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी जैसे जैसे कमज़ोर होगी वैसे वैसे वो मजबूत होंगी। हाँ, ये भी एक समझने जैसी बात है कि अगर बसपा और सपा साथ में आते हैं तो ये एक बहुत ताकतवर समीकरण बन सकता है आने वाले चुनाव में। हालांकि ये बहुत दूर की कोड़ी दिखाई देता है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत अखिलेश यादव फाइनली कमर कस चुके हैं। जनता के बीच जाएंगे, जनसंवाद करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, पद यात्रा के जरिए लोगों को और कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।